जब दुनिया का अंत शुरू हुआ तो अपना हीरो दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने में लगा था। लेकिन भाई का ये सारा दमखम बेकार गया, क्योंकि उसके अपने ही धोखेबाज साथियों ने पीठ में छुरा घोंपकर उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। पर खुशकिस्मती से अगले ही पल लिन लुओ की आंखें अतीत में खुलती हैं और उसके ठीक सामने उसका वही पुराना घटिया बॉस खड़ा होता है। वो बॉस सीधे उसके मुंह पर चिल्लाते हुए कहता है कि लिन लुओ को नौकरी से निकाला जाता है और वो तुरंत वहां से दफा हो जाए। लेकिन अपने भाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसका टैलेंट अवेकन होने वाला है और उसके दिमाग में बदले का खतरनाक प्लान भी तैयार है। लिन लुओ सीधा बाथरूम की तरफ भागता है और वहीं पर उसका प्लंडर टैलेंट अवेकन होता है, जिससे वो किसी भी टारगेट को खत्म करके उसके एट्रीब्यूट या स्किल का 1% हिस्सा चुरा सकता है। और बिल्कुल सही टाइम पर उसे अपना वही पुराना बॉस वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। अपना भाई बिल्कुल सही मौके का इंतजार करता है और सीधा वांग ज्यूकियाओ पर झपट पड़ता है, जिसने अभी अभी एक एस रैंक टैलेंट अवेकन किया था। लिन लुओ बड़ी चालाकी से उसका गला घोंट देता है और बेचारे का वो एस रैंक टैलेंट भी उसे बचा नहीं पाता। इसके तुरंत बाद अपने भाई का स्किल लेवल अप हो जाता है और अब सिर्फ 1% चुराने के बजाय वो एक ही बार में सब कुछ हड़प सकता है। इसकी मदद से वो वांग ज्यूकियाओ के सारे स्किल्स चुरा लेता है और एक विशाल डार्क नाइट को समन करता है, जिसका नाम है ब्लैक एम्परर। वैसे तो इस नाइट के स्टैट्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी इसकी बुद्धि यानी विजडम की है। इस वजह से लिन लुओ को उसे कंट्रोल करने के लिए अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर भी जो कुछ उसे मिला है उससे वो काफी खुश है। एक सिंपल कमांड देकर लिन लुओ ब्लैक एम्परर को वांग ज्यूकियाओ की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म देता है और अपने उस मरे हुए पूर्व सुपरवाइजर को वहीं टॉयलेट में छोड़ देता है। लिन लुओ बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि वो जानता था कि अगर पुलिस उस तक पहुंच भी गई तो इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा और तब तक वो इतना ताकतवर हो चुका होगा कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाहर आकर लिन लुओ जैसे ही अपना फोन देखता है तो पता चलता है कि उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट का शांत रहने वाला ग्रुप चैट आज अचानक हिल गया है, जहां सब अपने नए टैलेंट्स की बातें कर रहे हैं। तभी उसकी नजर लूमिंग नाम के एक क्लासमेट के मैसेज पर पड़ती है। पिछली जिंदगी में इसी लूमिंग ने ऐसा टैलेंट अवेकन किया था जिससे वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की के साथ मिलकर काफी पॉपुलर हो गया था। लेकिन आगे चलकर उसने कई बेगुनाह लोगों का इस्तेमाल किया और आखिर में स्माइलिंग कॉफिन नाम के एक विलेन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया था। अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए लिन लुओ फैसला करता है कि उसका अगला शिकार लूमिंग होगा, ताकि वो किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसकी पावर्स छीन सके। दूसरी तरफ पिंगशेंग रोड के टोमेटो होटल के एक कमरे में लूमिंग नाम का ये भारी भरकम लड़का अपनी जीत का जश्न मना रहा था। वो इस बात से फूला नहीं समा रहा था कि उसका नया समन किया हुआ सब्स्टिट्यूट लॉर्ड ऑफ विश उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। ये ठरकी बंदा तुरंत ही अपनी क्रश फैंग मैंग चू के दिल और दिमाग पर पूरी तरह काबू पाने की ख्वाहिश कर बैठता है। उसका सब्स्टिट्यूट भी बिना किसी नखरे के हामी भर देता है और कंफर्म करता है कि उसके मालिक की इच्छा पूरी हो चुकी है। इस बड़ी कामयाबी से खुश होकर लूमिंग सीधा अपनी उस ड्रीम गर्ल को टेक्स्ट करता है और अपने नए टैलेंट के बारे में बात करने के लिए मिलने बुलाता है। इतना ही नहीं, ये ठरकी बंदा उसे छोटे और बोल्ड कपड़े पहनकर आने के लिए भी कहता है। जब वो अपनी इस जीत की खुशी मना रहा होता है तभी लिन लुओ उसे मैसेज करता है और कहता है कि उसे एज रैंक सब्स्टिट्यूट का एक बहुत बड़ा राज पता चला है जो उसके बड़े काम आ सकता है। लूमिंग बिना सोचे समझे फंस जाता है और उसे अपना पता बताते हुए कहता है कि वो रूम नंबर 414 में है और जल्दी वहां पहुंचे। ठीक 5 मिनट बाद लिन लुओ उस होटल के कमरे के बाहर पहुंच जाता है और उसी सीक्रेट का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। अपनी डेट के लिए लेट हो रहे लूमिंग से सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो चिढ़कर लिन लुओ से सीधे काम की बात बताने को कहता है। लिन लुओ उसके पास जाकर कान में राज बताने का नाटक करता है, लेकिन तभी अचानक वो ब्लैक एम्परर से उस ठरकी पर हमला करवा देता है। इससे पहले कि लूमिंग कुछ समझ पाता, ब्लैक एम्परर उस बेखबर बंदे को एक ही वार में ढेर कर देता है। काम तमाम होते ही लिन लुओ का प्लंडर टैलेंट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे टारगेट के एट्रीब्यूट्स, टैलेंट, स्किल्स या स्पिरिट सोल पावर में से कुछ भी चुनने का ऑप्शन मिलता है। लिन लुओ ध्यान से सोचता है कि चूंकि इस बंदे ने अभी तक किसी डंजन में जाकर अपना क्लास चेंज नहीं किया है, इसलिए उसके पास कोई एक्टिव स्किल्स तो होंगे नहीं। और जहां तक स्पिरिट सोल पावर की बात है तो वो रैंक बढ़ाने के काम आ सकती थी, लेकिन एक मामूली सोल से इतने बड़े एज रैंक टैलेंट को अपग्रेड करना मुमकिन नहीं था। इसलिए वो सीधे उस एज रैंक टैलेंट को ही चुराने का फैसला करता है और ट्रांसफर शुरू कर देता है। सिस्टम सक्सेसफुल ट्रांसफर की पुष्टि करता है, जिससे लिन लुओ को एस रैंक टैलेंट बुक ऑफ विशेस मिल जाता है। ये शानदार एबिलिटी उसे 3 अलग अलग मोड्स इस्तेमाल करने की ताकत देती है। पहला है कॉम्बैट मोड, जो मॉन्स्टर्स को मारने पर मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स को डबल कर देता है और साथ ही अटैक की एक्यूरेसी और क्रिटिकल रेट को बढ़ा देता है। दूसरा है डिफेंसिव आयरन वॉल मोड, जो डॉज रेट को 20% बढ़ा देता है और हर 10 मिनट में किसी भी एक हमले को पूरी तरह बेअसर कर सकता है। और तीसरा है यूटिलिटी मोड, जो उसकी किस्मत यानी लक को सीधा 10 गुना बढ़ा देता है।
इन तीनों फॉर्म्स के बीच स्विच करने का कूल डाउन सिर्फ 5 मिनट का है। अटैक, डिफेंस और यूटिलिटी के इस बेहतरीन बैलेंस से खुश होकर लिन लुओ तुरंत अपने इस नए साथी को बाहर बुलाता है। चमकदार सुनहरे आर्मर में खुद को लॉर्ड ऑफ विश बताने वाला ये समन सामने आता है और घुटनों के बले झुककर अपने नए मालिक के प्रति अपनी वफादारी का वादा करता है। अपने पुराने कमजोर मालिक के चंगुल से छूटने के बाद सिस्टम इस सब्स्टिट्यूट के असली और खतरनाक स्टैट्स दिखाता है, जिसमें बहुत ज्यादा हेल्थ और पूरे 180 का विजडम स्कोर शामिल था। अब दो खतरनाक एज रैंक सब्स्टिट्यूट्स के साथ लिन लुओ भविष्य को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। लिन लुओ अपने इस नए साथी से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो बोल भी सकता है। वो सब्स्टिट्यूट कंफर्म करता है कि वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बना है, बल्कि उसके काम एक नॉर्मल कॉम्बैट यूनिट से कहीं ज्यादा है। वो बताता है कि उसके हाथ में जो बुक ऑफ विशेस है, उसकी मदद से वो अपने मालिक की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। सिस्टम के मुताबिक इस एस रैंक लॉर्ड ऑफ प्रेयर की सबसे बड़ी ताकत इसका 180 का दिमाग था। वो साफ करता है कि छोटी मोटी विशेस मांगने पर बहुत कम एनर्जी खर्च होती है, लेकिन मुश्किल काम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो ये चेतावनी भी देता है कि अगर कोई बहुत ही नामुमकिन जैसी इच्छा की गई तो वो हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अपनी इसी तेज बुद्धि के दम पर वो लिन लुओ को शानदार स्ट्रैटेजी बनाने और प्लानिंग करने में मदद कर सकता था। उसका दिमाग परखने के लिए लिन लुओ पूछता है कि वे इस विश ग्रांटिंग पावर का सबसे सही और असरदार इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ प्रेयर तुरंत बात समझ जाता है और बताता है कि किसी भी जरूरी जानकारी का पता लगाने में बहुत ही मामूली एनर्जी खर्च होती है। इसीलिए हवा में से सीधे खजाना प्रकट करने की दुआ मांगने से कहीं बेहतर ये होगा कि वे छिपे हुए खजाने का सही पता पूछ लें। वो बताता है कि जो काम असल में मुमकिन हो, उन्हें करने में एनर्जी कम लगती है, जबकि किसी चीज को शून्य से बनाने में सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है। जैसे कि किस्मत के भरोसे लॉटरी जिताना आसान है और उसमें कम एनर्जी लगेगी, मुकाबले इसके कि आप पानी की एक बोतल को जादुई तरीके से हवा में बना दें। और अगर किसी इंसान पर सीधे कोई विश काम करती है तो उसकी एनर्जी इस बात पर तय होगी कि सामने वाले की मानसिक ताकत और पावर लेवल कितना है। इस एबिलिटी की लिमिट जानने के लिए लिन लुओ पूछता है कि जेल में बंद किसी बड़े वीआईपी कैदी को वहां से भगाने में कितनी एनर्जी लगेगी। दिमाग में पूरा हिसाब लगाकर वो बताता है कि इतने मुश्किल काम से उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो लंबे समय के लिए बेहोश हो जाएगा। और इतने बड़े काम में भी जादू से जेल तोड़ने के बजाय शायद बस उसकी कानूनी रिहाई का प्रोसेस थोड़ा तेज हो पाएगा। ये सुनकर लिन लुओ को समझ आ जाता है कि किसी भी विश को सही तरीके से पूरा करने के लिए लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। वो तय करता है कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि इस सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके आसपास के दूसरे बड़े एज रैंक प्लेयर्स की खुफिया जानकारी निकाली जाए। जब ब्लैक एम्परर कमरे की साफ सफाई खत्म कर रहा होता है, तब लिन लुओ का ध्यान उस पर बने एक अजीब से निशान पर जाता है जो उसने पहले नहीं देखा था। ब्लैक एम्परर की छाती के बीचों बीच एक घड़ी बनी हुई थी जिसमें सिर्फ एक ही सुई घूम रही थी। हैरान होकर वो लॉर्ड ऑफ प्रेयर से पूछता है कि क्या किसी सब्स्टिट्यूट का हुलिया सीधे तौर पर उसके मालिक की असली पावर से जुड़ा होता है। सब्स्टिट्यूट इस बात की पुष्टि करता है और बताता है कि उनका रूप हमेशा मालिक के स्किल्स और उनकी आत्मा के प्रभाव को दर्शाता है। ये सुनकर लिन लुओ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ब्लैक एम्परर के पास वक्त से जुड़ा कोई टैलेंट नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये घड़ी उसके खुद के टाइम ट्रैवल यानी दोबारा जन्म लेने का ही एक निशान है। लेकिन अभी फालतू का दिमाग लगाने से बेहतर सोचकर वो इस बात को यहीं टाल देता है। अपने टैलेंट का कूलडाउन खत्म होने पर लिन लुओ आगे की प्लानिंग करता है और छिपे हुए खजाने ढूंढने के लिए डंजन्स को क्लियर करने निकल पड़ता है। उधर होटल के कमरे का ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरा कमरा फिर से वैसा ही साफ हो जाता है। रिसेप्शन पर जाकर लिन लुओ रूम नंबर 414 को एक हफ्ते के लिए और बुक कर लेता है और साफ हिदायत देता है कि सफाई वालों को भी कमरे के अंदर न जाने दिया जाए ताकि वो क्राइम सीन वैसे ही पड़ा रहे। इसी बीच होंगजो शहर के एक बड़े ऑफिस में बैठा एक पावरफुल आदमी यू ताइजी अपने ही शानदार सब्स्टिट्यूट लॉर्ड ऑफ टाइम से कुछ सवाल जवाब कर रहा था। यू ताइजी गुस्से में पूछता है कि उसके शरीर पर बनी सफेद सुई कहाँ गायब हो गई और वे लोग अपनी कैलकुलेशन से पूरा एक हफ्ता लेट क्यों पहुंचे हैं। लॉर्ड ऑफ टाइम सफाई देता है कि टाइम ट्रैवल के दौरान किसी अनजान ताकत ने उसकी पावर का एक हिस्सा जबरदस्ती छीन लिया, जिस वजह से ये बड़ी गड़बड़ हुई। गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए यू ताइजी तिलमिला उठता है कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी एक छोटी सी गड़बड़ ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। शुरुआत में यू ताइजी ने एक बेहद दुर्लभ SSS लेवल का स्पेस टाइम ट्रैवल टैलेंट अवेकन किया था। इसी लाजवाब ताकत के दम पर वो लगातार दुश्मनों को धूल चटाते हुए हुआक्सिया का एक बड़ा रक्षक बन गया था। लेकिन उसकी ये बादशाहत तब खत्म हुई जब उसका सामना इलॉजिकल क्लैन नाम के एक बेहद खूंखार और ताकतवर गिरोह से हुआ। वहां बुरी तरह हारने के बाद निराश होकर यू ताइजी को जान बचाकर भागना पड़ा और अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उसने टाइम ट्रैवल के जरिए खुद को बचाया। इस जानलेवा सफर की वजह से उसका सब्स्टिट्यूट बुरी तरह टूट चुका था और लॉर्ड ऑफ टाइम की एनर्जी लिमिट 4000 से घटकर केवल 40 रह गई थी। भले ही वो जिंदा बच गया, लेकिन अवेकनिंग से एक हफ्ता पहले पहुंचने का उसका सपना टूट गया और वो उसके कुछ ही घंटों बाद के वक्त में फंस गया, वो भी बिना अपने साथी की घड़ी की सुई के।
तभी अचानक लॉर्ड ऑफ टाइम को अपनी उस खोई हुई सुई की एनर्जी महसूस होती है और वो बताती है कि वो उस पावर की सही लोकेशन ट्रैक कर सकती है। वो साफ करती है कि वो चोरी की गई ताकत होंगजो शहर में ही किसी दूसरे बंदे के पास मौजूद है। यू ताईजी हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, तो सब्स्टिट्यूट बताती है कि टाइम ट्रैवल के दौरान किसी ने जबरदस्ती उस ताकत को प्लंडर यानी छीन लिया था। जब सब्स्टिट्यूट उससे तुरंत हमला करने को कहती है तो यू ताईजी समझदारी से काम लेता है। वो जानता था कि जो बंदा ट्रिपल एस रैंक की पावर छीन सकता है वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं होगा, और चूंकि उसका खुद का सब्स्टिट्यूट अभी कमजोर है इसलिए वो अभी भिड़ना ठीक नहीं समझता। ये तसल्ली होने के बाद कि चोर कोई इंसान ही है, न कि इलॉजिकल क्लैन का कोई मेंबर, यू ताईजी अपना ध्यान डंजन्स क्लियर करने पर लगाता है ताकि वो अपनी ताकत दोबारा हासिल कर सके और अपने साथियों को ढूंढ सके। वो खुद से वादा करता है कि वो उस चोर को ढूंढकर अपनी पावर वापस छीन लेगा और उसे उसकी गुस्ताखी की सजा देगा। इस अनजान खतरे से बेखबर लिन लुओ शहर में बने एक नए डंजन के चमकते हुए पोर्टल के सामने पहुंच जाता है। वहां खड़ा एक गार्ड भीड़ को कंट्रोल कर रहा था और सबको सलाह दे रहा था कि वे 5-5 लोगों की टीम बनाकर ही अंदर जाएं। वहां जमा लोग इसे किसी सोशल मीडिया की रील की तरह ले रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि दुनिया कितनी खतरनाक होने वाली है। जब बाकी लोग अंदर जाने से डर रहे थे और किसी के पहले कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे, अपना भाई चुपचाप आगे बढ़ता है। लोग उसकी इस बहादुरी को देखकर हैरान रह जाते हैं और फोन निकालकर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। पोर्टल की तरफ देखते हुए लिन लुओ को याद आता है कि पिछली जिंदगी में ये डंजन उसके लिए एक डरावना सपना था जहां से उसे भागना पड़ा था, लेकिन इस बार चेहरे पर एक मुस्कान लिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर कदम रखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे महसूस होता है कि उसका शरीर डिजिटलाइज हो रहा है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन उसे वहां के नियम बताता है। अंदर लगी चोटें बाहर आते ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन मौत होने पर आप सीधा बाहर जिंदा होंगे। और सबसे जरूरी बात, यहाँ सिर्फ 3 जिंदगियां मिलेंगी, यानी तीसरी बार मरने का मतलब होगा हमेशा के लिए खेल खत्म। इसके बाद सिस्टम उसे 6 बेसिक प्रोफेशंस में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन देता है, जैसे कि मेज, आर्चर, वॉरियर, शील्ड बेरर, असासिन या प्रीस्ट। पिछली बार लिन लुओ ने वॉरियर बनने की गलती की थी, जिसमें लेवल 20 तक पहुंचने का सफर बहुत धीमा और उबाऊ था। पर अब 2-2 एस रैंक टैलेंट्स के होते हुए उसे एक ऐसा प्रोफेशन चुनना था जो उसके इन खतरनाक स्किल्स के साथ फिट बैठ सके। एक सही सलाह के लिए लिन लुओ लॉर्ड ऑफ प्रेयर से पूछता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब्स्टिट्यूट उसे मेज बनने की सलाह देता है। वो समझाता है कि लेवल 20 पर पहुंचने के बाद लिन लुओ के इन टैलेंट्स की मदद से वो उसे एक बहुत ही रेयर हिडन क्लास प्रोफेट मेज में अपग्रेड करवा सकता है। वो ये भी कहता है कि ब्लैक एम्परर की शानदार ताकत और डिफेंस उसे क्लोज रेंज की लड़ाई में बचाए रखेंगे, जो कि अक्सर मेज की कमजोरी होती है। हिडन क्लास की बात सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन लिन लुओ को थोड़ा शक होने लगता है। उसे लगता है कि ये चालाक लॉर्ड ऑफ प्रेयर अपनी किसी फायदे की बात सोच रहा है। वो गहराई से पूछते हुए कहता है कि अगर वो मेज बनता है लेकिन अगले अपग्रेड में प्लंडर को ही मेन फोकस रखता है तो उसे कौन सी हिडन क्लास मिलेगी। सब्स्टिट्यूट उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ऐसा करने से वो एक अजीब और कमजोर हाथापाई करने वाला मेज बन जाएगा। उसकी ये बात सुनकर लिन लुओ का शक और पक्का हो जाता है। उसे याद आता है कि उसका पूरा गेम प्लान सिर्फ और सिर्फ प्लंडर टैलेंट को मजबूत करने पर होना चाहिए, जबकि लड़ाई का काम तो ब्लैक एम्परर संभाल ही लेगा। क्योंकि ब्लैक एम्परर के पास पहले से ही बहुत ताकत और स्पीड थी, लिन लुओ सोचता है कि एक तेज तर्रार एबिलिटी वाला प्रोफेशन उसके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए वो पूछता है कि अगर वो असासिन चुनता है और अपग्रेड के लिए प्लंडर टैलेंट को ही आगे रखता है तो क्या होगा। ये सुनकर वो घबरा जाता है और सच उगलते हुए कहता है कि तब वो एक रॉग आउटलॉ बन जाएगा, जो कि लूट पाट यानी प्लंडरिंग के लिए सबसे खतरनाक क्लास है। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए लिन लुओ सीधा असासिन बनने का फैसला पक्का कर लेता है। क्लास लॉक होते ही उसका लेवल 1 का स्टेटस आ जाता है, जिसमें उसके बेसिक्स एट्रीब्यूट्स के हिसाब से हेल्थ और माना सेट हो जाते हैं। असासिन बनने पर उसे 2 एक्टिव स्किल्स मिलते हैं, शैडो हंट, जिससे वो पलक झपकते ही दुश्मन के पीछे पहुंचकर जोरदार हमला कर सकता है, और फैंटम स्ट्राइक, जो दुश्मनों को पीछे धकेलने में काम आता है। साथ ही उसे कुछ पैसिव स्किल्स भी मिलते हैं, जैसे एबिलिटी लेवल 1 जो थकावट कम करता है, क्विक रिफ्लेक्सेस जो नजर तेज करता है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक जो क्रिटिकल हिट की संभावना बढ़ाता है। एक मामूली सी शुरुआती तलवार हाथ में लेकर लिन लुओ मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि एक असासिन और क्लोज रेंज सब्स्टिट्यूट का कॉम्बिनेशन सबसे जानलेवा होता है। जब सिस्टम उससे टीम के मेंबर्स की संख्या पूछता है तो लिन लुओ अकेले ही डंजन क्लियर करने का ऑप्शन चुनता है। उसे पता था कि सोलो डंजन क्लियर करने पर सबसे बेहतरीन रेटिंग और सबसे बढ़िया लूट मिलती है, और वैसे भी जब ब्लैक एम्परर खुद एक लेवल 20-30 के बॉस जितना ताकतवर था तो कमजोर साथियों के साथ टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो सीधा नाइटमेयर डिफिकल्टी चुन लेता है, जो आमतौर पर लेवल 5 से 10 के प्लेयर्स के लिए होती है। सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि वो अभी सिर्फ लेवल 1 पर है, पर अपने भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डंजन के बीच में पहुंचते ही लिन लुओ का सामना हरे गॉब्लिन्स की एक बड़ी फौज से होता है, जो उस पर हमला करने को तैयार बैठी थी। अपना एस रैंक बुक ऑफ विशेस एक्टिवेट करके वो उसे कॉम्बैट मोड में डालता है और लगातार जीत की विश मांगकर अपनी एक्यूरेसी और एक्सपी गेन को बढ़ा लेता है।
तभी डार्क एनर्जी के साथ वो ब्लैक एम्परर को मैदान में उतारता है और उसे सामने खड़े दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने का हुक्म देता है। वो भारी भरकम नाइट बिना रुके आगे बढ़ता है और गॉब्लिन्स पर मुक्कों की ऐसी बारिश करता है कि वे वहीं ढेर हो जाते हैं। ब्लैक एम्परर की ताकत, लॉर्ड ऑफ प्रेयर के बूस्ट और नाइटमेयर डिफिकल्टी की वजह से लिन लुओ को नॉर्मल से 700% ज्यादा एक्सपी मिलती है और इसी कमाल के तरीके से वो एक झटके में सीधा लेवल 6 पर पहुंच जाता है। लिन लुओ ने गॉब्लिन्स पर हमला करना बंद करने का फैसला किया क्योंकि उसका सीज बाय फोर्स स्किल सिर्फ 7 बार और इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में इन फालतू के कमजोर मॉब्स पर इसे वेस्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। तभी सिस्टम उसे अपने पॉइंट्स बांटने के लिए कहता है, जिसमें 5 अलग अलग कैटेगरीज के लिए 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 2 स्किल पॉइंट्स मिलने वाले थे। लेकिन भाई, हमारा नायक कोई नौसिखिया नहीं था जो आंख बंद करके पॉइंट्स कहीं भी डाल दे। उसने पूरा दिमाग लगाया। असेसिन क्लास होने की वजह से वो अपने वेपन्स पर जहर लगा सकता था और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी एजिलिटी सीधे अटैक पावर में बदलने वाली थी, यानी सीधा सा गणित था। जितनी ज्यादा एजिलिटी उतना ही भयंकर डैमेज। तो फिर क्या, उसने सीधा ऑल इन करने का मन बना लिया। उसने पूरे 16 पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दिए, 4 स्ट्रेंथ में फेंके और अपनी एजिलिटी स्किल स्विफ्ट को पूरे 10 लेवल बढ़ा दिया और इसका असर तुरंत देखने को मिला। उसकी स्विफ्ट स्किल सीधे लेवल 11 पर पहुंच गई, जिससे उसे बोनस के रूप में 15 एक्स्ट्रा एजिलिटी पॉइंट्स मिल गए। और सबसे कमाल की बात यह थी कि इसने भागने और लड़ने के दौरान खर्च होने वाले स्टैमिना को पूरे 40% कम कर दिया। अब ये स्टैमिना वाली बात दिखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। उसे अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आईं, जब प्लेयर्स को बहुत देर से समझ आया था कि डंजन्स हजारों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं और वहां लगातार लड़ते रहना पड़ता है। वहां स्टैमिना सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि आपके जिंदा रहने की आखिरी सीमा थी। जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया वे आगे चलकर टीम पर बोझ बन गए। इसीलिए स्विफ्ट स्किल के जरिए स्टैमिना खर्च को आधा करके उसने सबसे बेहतरीन दांव खेला था। बिना किसी फालतू स्टेट के अपने धांसू बिल्ड को सेट करके वो डंजन की गहराइयों में और आगे बढ़ गया। अब यहां मिलने वाले दुश्मन कोई मजाक नहीं थे। यहां लेवल 6 के वुल्फ स्किन, लेवल 7 के पत्थर फेंकने वाले गॉब्लिन्स और लेवल 8 के फ्रॉस्ट गॉब्लिन्स थे। हर कमरे के साथ दुश्मनों की ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन ब्लैक एम्परर की तबाही मचाने वाली ताकत के सामने वो तिनके की तरह थे। उसने खुद से लूट उठाने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि वो जानता था कि बॉस के मरते ही सारा माल सीधे ट्रेजर चेस्ट में खुद ब खुद आ जाएगा। आगे बढ़ने पर डंजन के मॉब्स और भी खतरनाक होते गए। बड़े गॉब्लिन्स, गॉब्लिन शमन्स और आग उगलने वाले ब्लेज गॉब्लिन्स अब मैदान में आ चुके थे। कुछ कमजोर गॉब्लिन्स तो डर के मारे अपनी जान की भीख तक मांगने लगे, लेकिन बंदे को उनके इस रोने धोने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में गॉब्लिन्स सिर्फ एक ही हाल में अच्छे लगते हैं, और वो है मरे हुए हाल में। ब्लैक एम्परर ने बिना किसी रहम के उन सब का कबाड़ा कर दिया और अपनी जबरदस्त वन साइडेड पावर से पूरी फौज को पल भर में साफ कर दिया। इसके बाद पूरे डंजन में सन्नाटा छा जाता है। सिस्टम तबाही का हिसाब लगाता है। कुल 83 गॉब्लिन्स का काम तमाम हो चुका था। हार्ट्स डिजायर के 100 लड़ाइयों वाले बोनस और हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारने से मिले एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की वजह से उसे पूरे 9700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इस तगड़े एक्सपीरियंस से वो सीधे लेवल 9 पर पहुंच गया और लेवल 10 के लिए भी 7000 से ज्यादा पॉइंट्स पहले ही जमा हो गए। बॉस के ढेर होते ही वहां एक ट्रेजर चेस्ट चमकने लगा, जिसमें उसके सारे इनाम बंद थे। लेकिन इससे पहले कि वो इसे खोलता, सिस्टम ने उसे एक स्पेशल ऑप्शन दिया, विश गुड लक एक्टिवेट करने का। उसने बिना 1 सेकंड गंवाए इसे एक्टिवेट कर दिया और इसका असर तुरंत शुरू हो गया। उसका लक स्टेटस सीधा 10 गुना बढ़ गया। पूरे रन में डैमेज के नाम पर उसे खरोंच तक नहीं आई थी। शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ 5 मिनट का समय लगा था, और वो भी एकदम सोलो रन में। सिस्टम ने उसके इस शानदार स्कोर का पूरा हिसाब दिखाया। वैसे तो बेस स्कोर इस बात पर तय होता है कि डैमेज कितना मिला और टाइम कितना लगा, लेकिन सोलो होने और प्लेयर और डंजन के रेकमेंडेड लेवल के अंतर की वजह से ये स्कोर कई गुना बढ़ जाता है। और इस तरह उसे इनाम में मिला गॉब्लिन्स नेस्ट का एक एपिक रैरिटी वाला गोल्डन चेस्ट। लिन लुओ को पहले से ही अंदाजा था कि सिस्टम कुछ बहुत ही धांसू देने वाला है। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस की वजह से वो चेस्ट की क्वालिटी के काम करने के तरीके को अच्छे से जानता था। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन होती तो इस छोटे लेवल के डंजन को नाइटमेयर डिफिकल्टी पर क्लियर करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा ब्लैक आयरन चेस्ट ही मिलता, लेकिन 10 गुना बढ़े हुए लक की वजह से चेस्ट की क्वालिटी सीधे 8 लेवल ऊपर कूदकर गोल्ड एपिक बन गई। ये एक ऐसा लूट टियर था जो गेम के शुरुआती स्टेज पर मिलना नामुमकिन था। देखा जाए तो 10 में से ये चौथे लेवल की क्वालिटी का चेस्ट था। चेस्ट खुलते ही उसमें से सामान की बारिश होने लगी। सबसे पहले 10 हाई लेवल हेल्थ पोशंस, 8 हाई लेवल माना पोशंस और 5 हाई लेवल स्टैमिना पोशंस बाहर आए, जो सभी ब्लैक आयरन ग्रेड के थे। ये वाकई बहुत काम आने वाली चीजें थीं। इसके बाद इक्विपमेंट मिलने शुरू हुए, जिसमें एक गॉब्लिन की फटी हुई वुल्फ स्किन जैकेट, एक बड़ा गॉब्लिन हेलमेट, शुरुआती प्लेयर्स के लिए एक फ्रोजन स्टिक और गॉब्लिन की लॉन्ग सोर्ड शामिल थी। ये सभी ब्लैक आयरन और सिल्वर ग्रेड के आइटम्स थे, जिन्हें लिन लुओ ने बिना सोचे किनारे कर दिया। उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कबाड़ थे। एक सिल्वर ग्रेड का फायरबॉल स्पेल भी निकला,
लेकिन वो सिर्फ मेज क्लास के लिए था और क्वालिटी में भी दम नहीं था। पैसों के नाम पर उसे 158 ब्रास कॉइन्स, 15 गोल्ड और 7 सिल्वर कॉइन्स मिले। तभी चेस्ट से वो माल निकला जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। 2 गोल्ड ग्रेड आइटम्स, जिनमें एक गार्जियन लाइट आर्मर और एक गार्जियन शॉर्ट ब्लेड था। वैसे भाई, 10 गुना लक होने के बावजूद एक ही चेस्ट से 2 गोल्ड आइटम्स का निकलना सचमुच गजब की बात थी। उसने सबसे पहले गार्जियन शॉर्ट ब्लेड के स्टेटस चेक किए। ये गोल्ड ग्रेड एपिक क्वालिटी का वेपन था जो केवल असैसिन क्लास के लिए बना था। ये देता है 60 अटैक पावर, 5% क्रिटिकल रेट बूस्ट, 10% बोनस क्रिटिकल डैमेज और एक शार्पनेस नाम की पैसिव एबिलिटी जो दुश्मन के 10 डिफेंस पॉइंट्स को सीधे बाईपास कर देती है। और सोने पर सुहागा ये कि डिफेंस तोड़ने वाला कोई भी हमला ब्लीडिंग इफेक्ट चालू कर देता है, जिससे 10 सेकंड तक हर सेकंड 5 का डैमेज मिलता रहेगा। अगर इसकी तुलना लेवल 10 के नॉर्मल ब्रॉन्ज डैगर से करें तो इसमें 40 ज्यादा अटैक पावर, 3 एक्स्ट्रा स्टेट बोन्स और एक बिल्कुल नया ब्लीडिंग डैमेज मैकेनिज्म था। वो देखते ही समझ गया कि भाई, ये तो गेम की शुरुआत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। गार्जियन लाइट आर्मर भी कुछ कम नहीं था। ये गोल्ड ग्रेड नॉर्मल क्वालिटी का आर्मर था और इसे कोई भी क्लास इस्तेमाल कर सकती थी। ये देता है 25 फिजिकल डिफेंस, 23 मैजिक डिफेंस, 200 हेल्थ पॉइंट्स और स्लिक नाम का एक पैसिव जो धारदार वेपन से मिलने वाले डैमेज को 7 पॉइंट्स कम कर देता है। ऊपर से मिला इवेजन रेट बोनस इसे और भी कमाल बना देता है। यानी ऐसा आर्मर जो आपको मारना और छूना दोनों मुश्किल कर दे। नया इक्विपमेंट पहनने के बाद सिस्टम उसे अपना कैरेक्टर डेटा फाइनल करने और एक ऐसा नाम चुनने को कहता है जो आगे चलकर डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स में सबको दिखाई दे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नाम रख दिया, ब्लैक एम्परर। जैसे ही ये नाम रजिस्टर हुआ, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हर एक प्लेयर की स्क्रीन पर एक ग्लोबल अनाउंसमेंट फ्लैश होने लगी जिसमें लिखा था, नाइटमेयर लेवल डंजन को सोलो क्लियर करने वाले दुनिया के पहले चैंपियन बनने पर प्लेयर ब्लैक एम्परर को बहुत बहुत बधाई। इस कमाल के अचीवमेंट के लिए उसे इनाम में मिला फेट्स व्हील का एक 10 स्पिन वाला लॉटरी टिकट। ये पूरे गेम का सबसे रेयर इनाम था जो एक ऐसे कारनामे के लिए दिया गया था जिसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पब्लिक का रिएक्शन भी तुरंत और बहुत जबरदस्त था। दुनिया भर के प्लेयर्स हैरान थे और हर तरफ बस यही चर्चा होने लगी कि आखिर ये ब्लैक एम्परर है कौन। दूसरी तरफ प्लेयर्स के एक छोटे ग्रुप ने इस खबर को बहुत ही गंभीरता से लिया। उनमें से एक बंदा, जिसे लॉर्ड ऑफ टाइम कहा जाता था, इस अनाउंसमेंट से काफी परेशान हो गया क्योंकि असली टाइमलाइन में ये अनाउंसमेंट काफी देर रात को हुई थी। इसका वक्त से पहले आना इस बात का सबूत था कि जो हिस्ट्री वो जानते थे वो अब बदल रही है। उसके साथी ने इस सिचुएशन को ध्यान से समझाया। इसकी सिर्फ 2 ही वजहें हो सकती हैं। या तो इसी दुनिया के किसी ब्लैक एम्परर ने अपनी असली ताकत को पाकर इस डंजन को क्लियर किया है, या फिर वो फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके अपनी पुरानी ताकत के साथ वापस आया है। जो भी हो, लॉर्ड ऑफ टाइम की खुद की एबिलिटी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकती थी, जिसकी वजह से इस सोलो क्लियर को समझ पाना और भी मुश्किल था। लेकिन एक बात पर वे दोनों पूरी तरह सहमत थे, अगर ब्लैक एम्परर की ग्रोथ ऐसे ही उनकी स्पीड से आगे निकलती रही तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। उन्हें उसे हर हाल में ढूंढना होगा और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन हमारे हीरो को फिलहाल इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान तो उस चीज पर था जो उसके हाथों में थी, यानी वो फेट्स व्हील का 10 स्पिन वाला लॉटरी टिकट। अपनी पिछली जिंदगी में पूरे 3 साल घिसने के बाद भी वो फेट्स व्हील को सिर्फ 5 बार ही घुमा पाया था। और अब देखो, गेम की शुरुआत में ही एक सोलो डंजन रन से उसे सीधे डबल यानी 10 स्पिन मिल गए थे, जबकि बाकी लोग अभी स्टार्टिंग एरिया से बाहर भी नहीं निकले थे। उसने बिना समय गंवाए लॉर्ड ऑफ विशेस को समन किया। पर्पल लाइट के बवंडर के बीच सोने की पोशाक पहने वो रहस्यमयी एंटिटी हाथों में गोल्डन चेस्ट लिए नाटकीय ढंग से प्रकट हुई और उसने सेवा के लिए अपनी खुशी जाहिर की। फेट्स व्हील पर 10 स्पिन इस्तेमाल करने से पहले लिन लुओ ने हमेशा की तरह ठंडे दिमाग से पूरी प्लानिंग की। लॉर्ड ऑफ विशेस ने समझाया कि व्हील से क्या क्या मिल सकता है, जहां आइटम्स एफ ग्रेड से लेकर सीधे एसएसएस ग्रेड तक के 9 अलग अलग लेवल्स में बंटे हुए थे। और ये फेट्स व्हील ही गेम में ऐसी जगह थी जहां कुछ खास और अनोखे आइटम्स मिल सकते थे जो किसी भी नॉर्मल डंजन में कभी ड्रॉप नहीं होते। लेकिन यहाँ चांस बहुत ही कम थे। एसएसएस ग्रेड मिलने की उम्मीद 1% से भी कम थी और एसएस ग्रेड का हाल भी वैसा ही था। आप लिस्ट में जितना नीचे जाओगे, फालतू चीजें मिलने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। लिन लुओ ने बड़े ध्यान से अपनी सारी चॉइसेस को तौला। वो चाहे तो विश मांगकर कोई भी एसएसएस ग्रेड आइटम पक्का पा सकता था, लेकिन इसके बदले उसे 6 महीने शांत रहना पड़ता। और शांत रहने का मतलब था दूसरों के टैलेंट चुराने की एबिलिटी का बंद हो जाना, जो कि उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का आधार था। यानी ये सौदा किसी भी तरह फायदे का नहीं था। इससे बेहतर रास्ता यह था कि वो इन 10 स्पिन में कम से कम एक एस रैंक या उससे ऊपर के आइटम की विश करे। इसमें एनर्जी भी कम लगती और उसकी एबिलिटीज भी चालू रहती। उसने अपनी विश लॉक कर दी और लॉर्ड ऑफ विशेस ने व्हील घुमा दिया। जैसे ही पहिया रुका, सिस्टम ने अलग अलग ग्रेड के 10 इनामों की लिस्ट दिखा दी। अधिकतर चीजें तो नॉर्मल लो ग्रेड की थीं, जिन्हें लिन लुओ ने बस देखा और इग्नोर कर दिया। लेकिन 3 खास क्रिस्टल्स ने उसका ध्यान खींचा, एक बॉन्ड क्रिस्टल, एक लिमिट क्रिस्टल और एक रेस क्रिस्टल, जो सीधे उसके स्टैंड से जुड़े थे।
बॉन्ड क्रिस्टल से उसके स्टैंड की काम करने की रेंज बढ़ सकती थी। लिमिट क्रिस्टल से स्टैंड की मैक्सिमम एनर्जी कैप बढ़ने वाली थी और रेज क्रिस्टल से उसका स्टैंड कुछ समय के लिए अपनी नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता था। बस एक छोटी सी निराशा ये थी कि सिर्फ लिमिट क्रिस्टल ही एसएस रैंक का था, बाकी दोनों थोड़े कम लेवल के मिले। फिर भी एक ही बार में ये तीनों क्रिस्टल्स मिल जाना सचमुच बहुत बड़ी किस्मत की बात थी और वो ये अच्छे से जानता था। लिन लुओ ने कम रैंक वाले क्रिस्टल्स को कुचल दिया, जिससे उसे डंजन से बाहर निकलते समय 4% इनहेरिटेंस वैल्यू मिलने वाली थी। अब बारी थी बॉन्ड क्रिस्टल्स की। उसने इन्हें ब्लैक एम्परर को दिया, जिसने इन्हें तुरंत तोड़ दिया और देखते ही देखते उसके स्टैंड की कॉम्बैट रेंज बढ़कर 6 मीटर हो गई, जिससे उसकी रीच बहुत बढ़ गई। उसे एक हार्ट ऑफ एनर्जी और एक एक्सट्रीम क्रिस्टल भी मिला। ये दोनों स्टैंड के लिए बहुत कीमती चीजें थीं, जिन्हें डंजन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। इन दोनों आइटम्स को लेकर उसने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला किया। उसने इन्हें अपने पास रखने के बजाय सीधे लॉर्ड ऑफ विशेस को सौंप दिया। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। लॉर्ड ऑफ विशेस को पूरी ताकत में रखने से उसे कभी भी ऐन मौके पर एनर्जी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तोहफे से लॉर्ड ऑफ विशेस बेहद खुश हुआ और उसने खुशी खुशी इन्हें स्वीकार कर लिया। उसका एनर्जी रिजर्व काफी बढ़ गया और एनर्जी रिकवरी की स्पीड भी दोगुनी हो गई। लेकिन अभी भी एक बड़ी रुकावट उसके सामने खड़ी थी। बिना किसी स्पेस क्रिस्टल के वो डंजन के अंदर जीते गए किसी भी इक्विपमेंट को बाहर की असली दुनिया में नहीं ले जा सकता था। बाहर जाने पर उसके एट्रीब्यूट वैल्यूज का सिर्फ 4% ही ट्रांसफर होने वाला था। वो जानता था कि इस प्रॉब्लम को अभी हल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने बिना परेशान हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे वो आगे चलकर सुलझा सकता था, इसलिए अभी इस पर दिमाग खपाना बेकार था। इसके बाद लिन लुओ डंजन से बाहर आ जाता है। बाहर असली दुनिया में बाकी प्लेयर्स भी अपने अपने रन पूरे करके बाहर आ रहे थे, जो थके हुए और काफी परेशान दिख रहे थे। कुछ लोग अपनी फालतू में वेस्ट हुई रिसरेक्शन लाइफ्स को लेकर रो रहे थे, तो कुछ का कहना था कि भाई ये डंजन तो हद से ज्यादा डिफिकल्ट है। उनके रोने धोने और हमारे मेन कैरेक्टर के इस कमाल के रन के बीच जमीन आसमान का फर्क था। लिन लुओ ने बड़े आराम से ये पूरा नजारा देखा। वो समझ गया था कि इस स्टेज पर ज्यादातर प्लेयर्स मुकाबला करने के लायक भी नहीं है। ये माहौल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एक ऐसा मौका जहां बाकी सब अभी संभलने की कोशिश कर रहे थे और वो उनसे कोसों आगे निकल चुका था। उसने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया था, स्काई टॉवर। ये एक कभी न खत्म होने वाला टॉवर था, जो प्लेयर्स की ताकत आजमाने की सबसे बेहतरीन जगह थी। और सबसे जरूरी बात, इसके वर्ल्ड फर्स्ट क्लियर के इनाम अभी तक किसी ने नहीं जीते थे। इस जगह पर स्काई टॉवर का असली नाम टावर ऑफ असेंशन था और जैसे ही हमारे ब्लैक एम्परर ने इसके अंदर कदम रखा, वहां लोगों का शोर शराबा शुरू हो गया। वहां हर तरफ प्लेयर्स एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे। कोई टीममेट्स ढूंढ रहा था तो कोई अपने हाई स्कोर की डींगे हाँक रहा था। टावर का अपना ही एक अलग क्रेज था। ये लोगों को ऐसे इनाम और प्रोग्रेस का लालच देता था जो नॉर्मल डंजन्स में कभी नहीं मिल सकते थे। दुनिया में जो कोई भी पहली बार इसके हर 10 लेवल्स क्लियर करेगा, उसे इनाम में फेट्स व्हील का एक टिकट मिलेगा। ब्लैक एम्परर को यह बात पहले से ही पता थी। वहां पैर रखने से पहले ही उसे पूरी स्कीम मालूम थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसने साथ मिलकर खेलने का ऑफर दिया, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि भाई दूसरों के साथ खेलने से सिर्फ उसकी स्पीड कम होती। वो यहाँ किसी को मुफ्त की राइड देने नहीं आया था। उसने सीधे अपने ब्लैक एम्परर को समन किया और काम पर लग गया। पहला लेवल सिर्फ 20 सेकंड में खत्म हो गया। सिस्टम ने तुरंत एक और ग्लोबल अनाउंसमेंट जारी कर दी कि ब्लैक एम्परर ने टावर ऑफ असेंशन का पहला लेवल सबसे तेजी से पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब उसका नाम हर प्लेयर के सामने आ चुका था। लेकिन बंदा इस तारीफ का जश्न मनाने के लिए रुका नहीं। दूसरा लेवल सिर्फ 30 सेकंड में साफ, तीसरा लेवल 40 सेकंड में खत्म और चौथा लेवल सिर्फ 52 सेकंड में उड़ गया। लगातार एक के बाद एक ग्लोबल अनाउंसमेंट्स होने लगी और हर बार उसी एक नाम का रिकॉर्ड टूटने का शोर मच रहा था। जब उसने 8वें लेवल को सिर्फ 88 सेकंड में पार कर लिया तो बाकी प्लेयर्स के होश उड़ गए। हर एक लेवल पर बिना रुके बैक टू बैक सोलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जा रहे थे। जो लोग घंटों से इस टावर को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वे इन नोटिफिकेशंस को देखकर हैरान रह गए कि ये चल क्या रहा है। ब्लैक एम्परर को लोगों के इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो अब सीधे 10वें लेवल पर था। वो जानता था कि वहां उसका सामना किससे होने वाला है। पिछली लाइफ में 10वें लेवल को पहली बार सोलो क्लियर करने वाला प्लेयर ट्रैश चिपिक नाम का कोई बंदा था, जिसका नाम उसे अच्छे से याद था। पुरानी टाइमलाइन में भले ही वो रिकॉर्ड किसी और के नाम था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला था। अंदर जाने से पहले टावर उसे एक सख्त चेतावनी देता है कि एक बार प्लेयर ने 10वें फ्लोर पर कदम रख दिया तो वहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो जीत या फिर मौत। पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैदान छोड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बंदा बिना डरे सीधे अंदर घुस गया। सामने उसका इंतजार कर रहा था कोबोल्ड लॉर्ड आइल्फेन, जो कि लेवल 10 का एक खूंखार दुश्मन था, जिसके पास 5000 हेल्थ पॉइंट्स, 70 डिफेंस और खतरनाक एबिलिटीज थी। उसका क्रेज्ड क्लीव हमला एक साथ कई तेज वार करता था और उसकी अटैक स्पीड को भी बढ़ा देता था। उसकी वाइल्ड समन एबिलिटी एक बार में 10 साथियों को बुला सकती थी और अगर उसकी हेल्थ 2000 से कम होती
तो वो फ्यूरी स्किल से अपने वेपन्स और लड़ने का पूरा तरीका बदल लेता था। गेम के इस लेवल पर ये बॉस किसी भी प्लेयर के लिए काल से कम नहीं था। लेकिन कोबोल्ड लॉर्ड को इससे क्या मतलब कि सामने कौन है। उसने तुरंत अपना खतरनाक क्रेज्ड क्लीव हमला शुरू कर दिया। उसके बड़े से कुल्हाड़े के लगातार वार इतने भारी थे कि उन्होंने ब्लैक एम्परर को कुछ पलों के लिए पीछे धकेल दिया। ये देखकर बाहर के प्लेयर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर किसी मॉन्स्टर ने उसे पीछे कैसे धकेल दिया। लेकिन भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लैक एम्परर ने उस प्रेशर को झेला और फिर से आगे बढ़ गया। शुरुआती फ्लोर्स के हिसाब से ये लड़ाई काफी भयंकर थी, लेकिन इसका अंत वैसा ही हुआ जैसा तय था और सीधे ग्लोबल अनाउंसमेंट आ गई। ब्लैक एम्परर टावर ऑफ असेंशन के 10वें लेवल को सोलो क्लियर करने वाला दुनिया का पहला प्लेयर बन चुका था। इनाम के तौर पर उसे फेट्स व्हील का एक और 10 स्पिन वाला लॉटरी टिकट मिला, ठीक वैसा ही जैसा उसे गॉब्लिन्स नेस्ट में मिला था। देखा जाए तो एक ही बार गेम खेलने बैठकर उसने ऐसे 2-2 सुपर रेयर टिकट्स अपने नाम कर लिए थे। उसने नोटिफिकेशन को देखा, एक पल के लिए रिलैक्स किया और फिर से अपने काम पर फोकस करने लगा। दूसरा टिकट हाथ में आते ही ब्लैक एम्परर ने उसे तुरंत इस्तेमाल करने का फैसला किया। लॉर्ड ऑफ विशेस की ब्लेसिंग के साथ उसने फिर से 10 स्पिन घुमाए और इस बार उसे सबसे काम की चीज मिली, एक एस ग्रेड का स्पेस क्रिस्टल। इस चीज ने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया, क्योंकि अब तक डंजन के अंदर मिलने वाले सारे बढ़िया वेपन्स और आर्मर बाहर नहीं ले जाए जा सकते थे। लेकिन इस स्पेस क्रिस्टल ने उस बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने पुराने क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर अब वो अपनी एट्रीब्यूट वैल्यू का पूरे 7% हिस्सा असली दुनिया में वापस ले जा सकता था। भले ही ये पूरा ट्रांसफर नहीं था, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत थी। अब पहली बार डंजन की मेहनत बाहर भी दिखने वाली थी। बाकी के इनामों में उसे एक मैजिक क्रिस्टल मिला जिससे स्ट्रेंथ और डिफेंस बढ़ सकता था, और साथ में 2 लाइफ क्रिस्टल्स भी मिले। उसने उन्हें वहीं पर इस्तेमाल कर लिया, जिससे उसके स्टेट्स और ऊपर चले गए। अब उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा डिफेंस और ज्यादा हेल्थ आ चुकी थी। उसने नोट किया कि उसके पास अभी भी कुछ फेट्स, व्हील टिकट्स और फेट फ्रैगमेंट्स आगे के लिए बचे हुए हैं। टावर में और आगे बढ़ने से पहले उसने एक बहुत ही चालाकी भरा फैसला किया। उसने गेम के मार्केट प्लेस को खोला और जो फालतू का इक्विपमेंट जमा किया था उसे बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। इसके पीछे का दिमाग एकदम सटीक था। गेम के शुरुआती दिनों में चीजें बेचने पर सबसे ज्यादा दाम मिलते हैं, क्योंकि तब तक किसी और प्लेयर के पास इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान होता ही नहीं, और गेम की करेंसी सीधे असली पैसों में बदल जाती थी, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे आइटम्स भी उसे बहुत मोटा मुनाफा देने वाले थे। जैसे ही सामान लिस्ट हुआ, खरीदारों ने सेकंड्स में सारा माल साफ कर दिया। उसने कुल 8400 गोल्ड कॉइन्स कमाए, जो कि असली दुनिया के करीब 50 लाख रुपयों के बराबर थे, और ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उसने शांत रहकर खुद की कमियों को परखा, ताकि वो आगे और बेहतर कर सके। उसने सारी चीजें एक एक करके बेचने के बजाय सब कुछ एक साथ ही लिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से पक्का उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए एक अच्छा सबक मिल गया। वैसे भी इससे बेहतर इक्विपमेंट फार्म करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। असली पैसा तो आगे चलकर मिलेगा, और वो भी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। अब जब डील पूरी हो चुकी थी, तो उसका ध्यान सोने चांदी से हटकर कुछ बेहद गंभीर मामलों की तरफ जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे याद था कि गेम के शुरुआती दिनों के बाद चारों तरफ तबाही मच गई थी, और उस तबाही के पीछे 3 बदनाम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थे, स्माइलिंग कॉफिन, नसालिक ग्रेट टूम्ब और ऑक्टोपस सोसाइटी। ब्लैक एम्परर ठंडे दिमाग से इन तीनों के बारे में अपनी यादों को एक एक करके टटोलता है। उसे उनके बड़े ऑफिसर्स, उनके नकली नाम और कन्फर्मेड एज लेवल टैलेंट वाले मेंबर्स अच्छी तरह याद थे। जिन लोगों ने उसके भाई और उसके करीबियों को मारा था, वे सब मोस्टली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के नीचे काम करने वाले भाड़े के गुंडे थे। भले ही उन प्यादों के पास खुद कोई एस लेवल टैलेंट न हो, लेकिन जिन लोगों ने ऑर्डर दिए थे वे असली एस लेवल वाले थे। फिलहाल उसे उन पर हाथ डालने की कोई जल्दी नहीं है। अभी उसे और भी जरूरी काम निपटाने हैं, जैसे अपनी ताकत बढ़ाना और नए रिकॉर्ड सेट करना। लेकिन जब सही वक्त आएगा तो उसे अच्छे से पता है कि उसे किसे ढूंढना है और उनसे क्या छीनना है। उस लिस्ट में जितने भी एस लेवल टैलेंट हैं, वो उन सबको एक एक करके लूटने का इरादा रखता है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा एक ठिकाना ऐसा है जो मासूम लोगों को निशाना बनाने का अड्डा बना हुआ है, जहां ऐसे घिनौने जुर्म किए गए हैं जिनकी कोई माफी नहीं हो सकती। ब्लैक एम्परर उस एड्रेस को अपने दिमाग के कोने में फिट कर लेता है। इसी बीच दुनिया के किसी दूसरे कोने में एक अलग ही किस्म के शिकारी पहले से ही एक्टिव थे। 2 बंदे एक स्क्रीन के सामने सिर जोड़े बैठे हुए हैं, और वो एक ऐसी रिक्रूटमेंट स्कीम चला रहे हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल असली लगती है। ये लोग जॉब्स का झांसा देकर एक फर्जी कंपनी चलाते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर ग्रुप एक्टिविटी के बहाने उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। उनमें से एक तो अभी से खुशियां मना रहा है कि एक और शिकार फंस गया, और उसे पूरा यकीन है कि उनका बॉस इस बात से बहुत खुश होगा। लेकिन इन बेवकूफों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि बाहर कोई ऐसा बंदा घूम रहा है जिसके पास एक खास लिस्ट है, और उस लिस्ट में इनके नाम ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। टावर ऑफ एसेंशन के 11वें फ्लोर पर कदम रखते ही सामना एक बिल्कुल अलग तरह के दुश्मन से होता है। यहाँ मौजूद स्केलेटन सोल्जर्स लेवल 10 के हैं, लेकिन भाई असली खतरा इनके बेसिक स्टैट्स नहीं है। असली बवाल तो इनकी पैसिव एबिलिटी है। इनकी जंग लगी तलवारों का हर एक वार सीधा टिटनेस का इफेक्ट देता है,
जिससे प्लेयर की हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर कोई अकेला प्लेयर बिना हीलर के यहाँ आ जाए तो देखते ही देखते उसकी हेल्थ पूरी तरह खत्म हो सकती है। लेकिन हमारा भाई ब्लैक एम्परर यहाँ जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो तुरंत अपने ब्लैक एम्परर को समन करता है, जो बिना किसी बकवास के इन कंकालों की फौज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है। इस सीन को देखकर अचानक उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आ जाती है। पिछली लाइफ में उसने अपने भाई के साथ इसी फ्लोर पर स्केलेटन सेट फार्म करने के लिए घंटों ग्राइंडिंग की थी। ये याद उसके दिमाग में आती है और फिर गायब हो जाती है, क्योंकि इस बार उसके साथ फार्म करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे चैलेंज करने के लिए एक लेवल 17 का स्केलेटन कमांडर सामने आता है। लेकिन भाई वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड में पूरा फ्लोर साफ हो जाता है और फर्स्ट क्लियरेंस रिवॉर्ड के तौर पर उसे 85 फेट फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। वो बिना रुके आगे बढ़ता है और खुद को अगले लेवल के लिए तैयार करता है। शुरुआती 10 फ्लोर्स में सिर्फ फेट फ्रैगमेंट्स ही मिलते थे, लेकिन 11वें फ्लोर के बाद से रिवॉर्ड्स बदल जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब स्पीड बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो सीधे 20वें फ्लोर को अपना अगला टारगेट बनाता है। बिना किसी फालतू काम के या बिना रुके वो आगे बढ़ता जाता है और अगले 9 फ्लोर्स को वो सिर्फ 8 मिनट में क्लियर कर देता है। लेकिन 20वें फ्लोर पर पहुंचते ही उसका सामना एक बिल्कुल अलग लेवल के खतरे से होता है। यहाँ का बॉस लेवल 20 का स्केलेटन लॉर्ड थेडेमर है, जो अपने दुश्मनों को अपनी सेना के दम पर कुचलने के लिए जाना जाता है। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है, उसकी शैडो समन एबिलिटी एक पूरी स्केलेटन आर्मी को मैदान में उतार देती है। उसका भारी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड एक ही चार्ज अटैक में 400 पॉइंट्स का फिजिकल डैमेज दे सकता है और 3 मीटर के दायरे में आने वाले सबको पीछे धकेल देता है। ऊपर से उसका आयरन क्लैड पैसिव हर तरह के फिजिकल डैमेज को कम कर देता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ ताकत के दम पर उसे हराना मुमकिन नहीं है। जब थेडेमर अपनी तलवार उठाकर अपनी मरी हुई फौज को बुलाता है तो पूरे फ्लोर पर कंकालों का बाढ़ सा आ जाता है। कम से कम 200 स्केलेटन वॉरियर्स वहां प्रकट होते हैं और पूरे कमरे को भर देते हैं। इस अकेले फ्लोर का डिफिकल्टी लेवल पिछले सारे फ्लोर से कई गुना ज्यादा था, लेकिन ब्लैक एम्परर सिचुएशन को अच्छी तरह समझ जाता है। वो चाहे तो इनसे नॉर्मल तरीके से भी लड़ सकता था। उसका ब्लैक एम्परर इतना ताकतवर तो था ही कि वो धीरे धीरे इस पूरी फौज को खत्म कर दे, लेकिन ऐसा करने पर डैमेज खाने का रिस्क था और जब उसके पास एक बेहतर रास्ता मौजूद था तो वो फालतू का डैमेज बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो अपने लॉर्ड ऑफ विशेस को बुलाता है। उसकी विश बिल्कुल साफ और सटीक थी। वो विश मांगता है कि जब तक थेडेमर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक ब्लैक एम्परर का हर एक शॉट क्रिटिकल हिट होना चाहिए। सोने जैसी लपटों के साथ लॉर्ड ऑफ विशेस वहां आता है, ऑर्डर लेता है और विश को पूरा कर देता है। अब से उसका हर एक वार 100% क्रिटिकल हिट होने वाला था। अब वो स्केलेटन लॉर्ड की आर्मी कोई रुकावट नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो बस ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट कमाने का जरिया लग रही थी। एक पल के लिए लिन लुओ को शक हुआ कि शायद उसकी विश काम न करे, लेकिन जब उसने ब्लैक एम्परर को उन कमजोर कंकालों को बेरहमी से कुचलते देखा तो उसकी सारी टेंशन दूर हो गई। यही नहीं, वो खुद भी लड़ाई में कूद पड़ता है ताकि ब्लैक एम्परर बिना किसी रुकावट के तबाही मचा सके। वो स्केलेटन लॉर्ड वहीं का वहीं जम गया, मानो किसी भयानक दरिंदे के सामने उसकी हवा टाइट हो गई हो। आखिरकार ब्लैक एम्परर का ध्यान उस कमजोर स्केलेटन लॉर्ड पर जाता है और वो पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर देता है। 100% क्रिटिकल रेट की वजह से सिर्फ एक ही झटके में उस हड्डी के ढांचे का पूरा हेल्थ बार खाली हो गया। अपनी विश का ऐसा धांसू असर देखकर लिन लुओ को एहसास हुआ कि उसने अब तक इस एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस तरह स्केलेटन लॉर्ड थेडेमर का कचरा हो गया और लिन लुओ को कमाल का एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मारा था, डंजन को बहुत तेजी से क्लियर किया था और ऊपर से उसके पास विश 100 बैटल्स का बफ भी था और इसी के साथ वो लेवल 14 पर पहुंच जाता है। तभी सिस्टम पूरी दुनिया में अनाउंस करता है कि लिन लुओ ने अकेले टावर का 20वां फ्लोर क्लियर कर लिया है, जिसके लिए उसे फेट व्हील पर 10 स्पिन करने का लॉटरी टिकट मिलता है। इसके बाद लिन लुओ और ब्लैक एम्परर मिलकर लेवल 21 से लेकर 29 तक के सारे फ्लोर्स को फटाफट निपटाने में लग जाते हैं। उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि लिन लुओ अपनी पुरानी यादों का इस्तेमाल करके हर फ्लोर को स्पीड रन कर रहा था। इस बीच वो कई लेवल्स पार कर लेता है और आखिरकार 30वें फ्लोर पर पहुंच जाता है, जो उसका असली टारगेट था। लेकिन तभी सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि भाई, तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से 30वां फ्लोर बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वापस लौट जाओ। पर हमारा भाई तो मेन कैरेक्टर है। वो इस वार्निंग को हवा में उड़ाता है और ब्लैक एम्परर को गेट तोड़कर अंदर घुसने का ऑर्डर दे देता है। गेट के अंदर से लेवल 30 का किंग माइनोटॉर बाहर निकलता है, जो ऐसा तगड़ा दुश्मन था जिस पर प्लंडर स्किल का इस्तेमाल किया जा सके। वो बड़ा सा माइनोटॉर हमारे हीरो को कमजोर समझने की गलती कर बैठता है, जो अभी अभी 10 फ्लोर्स को ऐसे क्लियर करके आया था जैसे कोई पिकनिक मना रहा हो। लेकिन उसका वो घमंड तब चकनाचूर हो जाता है जब लिन लुओ उसे बताता है कि ये पूरा एरिया ट्रैप से भरा पड़ा है। ये सुनकर माइनोटॉर गुस्से से लाल हो जाता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। लिन लुओ एक बार फिर बिना टाइम वेस्ट किए ब्लैक एम्परर को काम पर लगा देता है। जब दोनों आपस में भिड़ रहे होते हैं तो लिन लुओ को याद आता है कि इतनी जल्दी फ्लोर्स क्लियर करने का एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछले फ्लोर्स के सारे मॉन्स्टर्स किंग के बुलावे पर इसी फ्लोर पर जमा हो जाते हैं। लेकिन भाई,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे भाई ने पहले से ही इसका तोड़ निकाल रखा था। वो फिर से लॉर्ड ऑफ विशेस को बुलाता है और ब्लैक एम्परर के लिए ऐसा क्रिटिकल बफ मांगता है जो उस माइनोटॉर का मिनटों में काम तमाम कर दे। जैसे ही उसका हेल्प बार खाली होने वाला होता है, माइनोटॉर अपने सेकंड फेज में चला जाता है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी सेना को बुलाता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उसकी आर्मी के वहां पहुंचने से पहले ही लिन लुओ ने ब्लैक एम्परर को इतने सारे खतरनाक बफ्स दे दिए कि उस मुश्किल बॉस का काम वहीं तमाम हो गया। इस जीत के साथ लिन लुओ लेवल 18 पर पहुंच जाता है और उस माइनोटॉर की एबिलिटी को प्लंडर कर लेता है, जिससे वो निचले लेवल के सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। जो मॉन्स्टर्स लिन लुओ को मारने आ रहे थे, उन्हें अब एक नया ऑर्डर मिलता है कि चुपचाप वापस अपने अपने ठिकानों पर लौट जाओ। माइनोटॉर किंग की पावर छीनने के बाद लिन लुओ सबसे पहला ऑर्डर यही देता है कि सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने घुटने टेक दें। इसी बीच एक बिगनर डंजियन के सीक्रेट मशरूम किंगडम में एक भिक्षु जैसा दिखने वाला कैरेक्टर भी कुछ ऐसी ही पावर का इस्तेमाल करके मशरूम किंग और बाकी सबको अपने सामने झुका रहा था। तभी वहां अचानक यू ताइजी आता है और उस मॉन्क, जिसका नाम हुई ताइरंग है, की तारीफ करता है, जिसके पास एम्परर्स गेज नाम की एबिलिटी थी। यू ताइजी को लगता है कि इस एबिलिटी की मदद से वो लिन लुओ को आसानी से हरा सकता है। वो उस एसएस रैंक मॉन्क को अपने कब्जे में ले लेता है और अपनी ताकत का घमंड दिखाने लगता है। वो मॉन्क भी हैरान था कि सूट पहने ये मामूली सा दिखने वाला बंदा उसके गेज का सामना कैसे कर पा रहा है, और वो तब और भी दंग रह जाता है जब उसे पता चलता है कि यू ताइजी समय के दायरे से परे खड़ा एक ऐसा बंदा है जिसे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इस मॉन्क की पावर की जरूरत है। इधर 30वें फ्लोर पर लिन लुओ अपनी इसी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को एक लाइन में खड़ा कर रहा था और ब्लैक एम्परर से उन्हें खत्म करवाकर एक्सपीरियंस पॉइंट फार्म कर रहा था। ब्लैक एम्परर भी जरा भी देर नहीं करता और एक ही जोरदार धमाके के साथ सबका कचरा कर देता है। उस धमाके से धूल का ऐसा गुबार उड़ता है कि भाई लिन लुओ को उस माइनोटॉर से ज्यादा परेशानी तो इस धुएं से होने लगती है। और इसी के साथ लिन लुओ एक और फ्लोर क्लियर कर लेता है और उसके इस सोलो विक्ट्री की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जो इतनी आसानी से इन मुश्किल लेवल्स को पार करता जा रहा है। आसानी से लेवल 22 पर पहुंचने के बाद लिन लुओ हैरान खड़े लोगों के बीच से चुपचाप निकल जाता है। अब उसका अगला टारगेट क्या था? अपना सेकंड जॉब चेंज करना। लिन लुओ थोड़ा रिलैक्स करने और अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए एक टोमेटो सूप की शॉप पर जाता है। उसे लगता है कि उसका सेकंड जॉब चेंज एक वॉरियर बनने से भी ज्यादा मुश्किल होगा, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार उसके पास पिछली लाइफ की यादें भी नहीं है। तभी अचानक उसकी नजर अपने कुछ पुराने कलीग्स पर पड़ती है जो वहां दुकान में हंगामा कर रहे थे। वो लोग अपनी ही टीम की एक फीमेल मेज को किसी बात पर बुरी तरह डांट रहे थे और तंग कर रहे थे। लिन लुओ को याद आता है कि जब उसके भाई के जेल जाने की खबर आई थी तो इन्हीं लोगों ने उसके पीठ पीछे उसका खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने लिन लुओ को सफाई देने का मौका तक नहीं दिया और उसे भी अपने भाई की तरह एक क्रिमिनल कह दिया था। और अभी उस टीम का कैप्टन उस फीमेल मेज पर हाथ उठा रहा था क्योंकि वो उस लालची सुपरवाइजर की मौत का जिम्मेदार उसे मान रहा था, जबकि असलियत में वो काम लिन लुओ ने किया था। वो कैप्टन और उसके चमचे उस फीमेल मेज को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। वो रोते हुए कहती है कि जब तक सुपरवाइजर जिंदा था तब तक वे सब उससे अच्छे से पेश आते थे, लेकिन उसके मरते ही उनका बर्ताव बिल्कुल बदल गया। तभी एक चमचा उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ उस सुपरवाइजर के तलवे चाटने वाली एक कठपुतली थी और अब उसका काम सिर्फ उनकी सेवा करना है। वे उसे जबरदस्ती खींचते हैं और अपनी हीलिंग मैजिक से खुद को हील करने का ऑर्डर देते हैं। लिन लुओ आराम से अपना सूप पीता रहता है क्योंकि वो जानता था कि उसके टाइमलाइन बदलने की वजह से ही इनके आपसी रिश्ते में ये दरार आई है। जब वे एक नए मेंबर को शामिल करने और टावर का सेकंड फ्लोर क्लियर करने की बात कर रहे होते हैं, तभी कैप्टन की नजर लिन लुओ पर पड़ती है। वो बड़े प्यार से लिन लुओ के पास आता है, जैसे उसने पास्ट में उसके साथ कभी कुछ गलत किया ही ना हो। वो कैप्टन उसे खाना खिलाने और पैसे कमाने का लालच देता है, लेकिन लिन लुओ को इस घटिया इंसान की सारी करतूतें याद थीं। इस कैप्टन झांग वेई ने जेल से बाहर आने के बाद लिन लुओ को घेरा था। इस कमीने ने हमारे भाई को अपना टैलेंट बताने पर मजबूर किया था, जो कि दुर्भाग्य से प्लंडर था। झांग वेई ने इस बात का फायदा उठाकर ऑफिस में उसका मजाक उड़ाया और कहा कि चोरी का टैलेंट तो इसकी खानदानी विरासत से बिल्कुल मैच करता है। यहां तक कि वो लड़की जो आज गुलामों जैसी जिंदगी जी रही है, वो भी पिछली लाइफ में लिन लुओ का खूब मजाक उड़ाया करती थी। लिन लुओ उसके इन्विटेशन को साफ मना कर देता है और अकेले ही टावर में आगे बढ़ने का फैसला करता है। झांग वेई हंसते हुए उसकी तुलना ब्लैक एम्परर से करने लगता है, बिना ये जाने कि जिसे वो ताना मार रहा है वही असली ब्लैक एम्परर है। जैसे ही लिन लुओ वहां से जाने लगता है, वो फीमेल मेज भागकर उसके पास आती है और भीख मांगने लगती है। अपनी आंखों में आंसू लेकर वो लिन लुओ से खुद को बचाने की भीख मांगती है और बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन भाई, मतलबी इंसान कभी नहीं बदलता। मदद की गुहार लगाते हुए वो लिन लुओ का हाथ पकड़ लेती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन शुक्र है कि हमारा भाई कोई सिंप नहीं है जो इसकी बातों में आ जाए। वो सीधे तौर पर उसे मना कर देता है। झांग वेई गुस्से में तमतमाता हुआ वहां आता है और लिन लुओ से मदद मांगने के लिए उस लड़की पर फिर से हाथ उठा देता है। उनका पूरा ग्रुप लिन लुओ का मजाक उड़ाता है कि ये खुद इतना कमजोर है कि किसी और की मदद क्या खाक करेगा।
वे ताना मारते हैं कि वेन फैमिली ने तरस खाकर उन दोनों भाइयों को शरण दी थी और ये उन्हीं की बेटी पर नजरें गड़ाए बैठा है। झांग वेई यहाँ हद पार कर देता है जब वो वेन यूकी के बारे में कुछ बेहद घटिया और बकवास बातें बोलता है। लिन लुओ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ठंडे लहजे में उसे अपने शब्द वापस लेने को कहता है। झांग वेई अपने घमंड में अंधा होकर लिन लुओ के और करीब आता है और उसे एक भिखारी और मुफ्तखोर बुलाने लगता है और फिर वो अपने चमचों को इशारा करता है कि इसे लात घूंसों का मजा चखाओ। इन दोनों मामूली गुंडों को लगता है कि डंजियन का पहला फ्लोर क्लियर करके और थोड़े बहुत इक्विपमेंट पाकर वे बहुत बड़े सूरमा बन गए हैं। वे लिन लुओ पर झपटते हैं, लेकिन हमारा भाई बिना अपनी जगह से हिले ही बड़े आराम से दोनों को धूल चटा देता है। आखिरकार 2 जिंदगियां जीने के बाद लड़ाई झगड़े में लिन लुओ का मुकाबला करना इन बच्चों के बस की बात नहीं थी। जहां वो फीमेल मेज ये देखकर हैरान रह जाती है, वहीं झांग वेई की अपने चमचों को इतनी आसानी से ढेर होते देखकर हवा टाइट हो जाती है। वो घबराकर अपनी जैकेट से एक चाकू निकालता है और लिन लुओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन लुओ उसका हाथ मरोड़कर उसे भी बेहोश कर देता है। सच में ऐसे घटिया लोगों पर हाथ उठाना भी हमारे भाई के लिए वक्त की बर्बादी थी। वो दोनों चमचे जो अभी होश में थे तुरंत समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है और लिन लुओ का टैलेंट उनके सोच से कहीं ज्यादा हाई है। वे तुरंत उसके पैरों में गिर जाते हैं और अपनी टीम में शामिल करने की भीख मांगने लगते हैं और सारा इल्जाम झांग वेई पर मढ़ देते हैं। जाहिर है वो उन्हें मना कर देता है, लेकिन वे दोनों और भी बदतमीजी पर उतर आते हैं और चमचागिरी की सारी हदें पार कर देते हैं। इसी बीच बाकी सोसाइटी के 8 हॉल मास्टर्स में से एक और एस लेवल टैलेंट यूजर बाई होंगली इस टूटे फूटे कैफे में ये सब होते हुए देख रहा था। लिन लुओ की ताकत को भांपते हुए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि किसी होशियार बंदे को इस पर नजर रखने के लिए लगा दो। इधर लिन लुओ वहां से जाने लगता है और जाने से पहले वो उन दोनों चमचों को ऑर्डर देता है कि जब तक तुम्हारा ये घटिया लीडर होश में नहीं आता तब तक घुटनों के बल यहीं बैठे रहो। वो फीमेल मेज भी समझ जाती है कि लिन लुओ ही उसकी नैया पार लगा सकता है, इसलिए वो फिर से उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि उस सुपरवाइजर ने ही उसे लिन लुओ के साथ बदतमीजी करने के लिए मजबूर किया था। यही नहीं, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, चाहे वो काम कैसा भी हो। लेकिन लिन लुओ पर ऐसी लड़कियों के नखरों का कोई असर नहीं होता। वो सीधे उसे दूर ढकेलता है और वहां से निकल जाता है। वे दोनों चमचे उस फीमेल मेज यानी शाओ मेई का मजाक उड़ाते हैं कि तेरा ये ड्रामा फेल हो गया, क्योंकि लिन लुओ के दिल में सिर्फ वेन युकी बसी है। शाओ मेई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कंपनी की सबसे पॉपुलर लड़की होने के बावजूद लिन लुओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वे चमचे उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं कि तू वेन युकी के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए लिन लुओ के बारे में सोचना भी मत। दूसरी लड़की से खुद की तुलना सुनकर शाओ मेई का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो तुरंत उन दोनों चमचों पर टूट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह पीटने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि लिन लुओ के हाथों मार खाने के बाद उनके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। भले ही वो खुद भी मतलबी थी, लेकिन उसने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाकर अपना बदला ले ही लिया। शाओ मेई का ये रूप देखकर बाई होंगली उसे अपनी गिल्ड में शामिल करने का फैसला करता है, क्योंकि उनकी टीम में लड़कियों की कमी थी और उसके लड़के भी एक लड़की का वेलकम करने के लिए बेताब थे। और सबसे बड़ी बात, वो शाओ मेई के जरिए लिन लुओ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता था ताकि वो हमारे भाई को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। तभी बाकी सोसाइटी का एक मेंबर शाओ मेई के पास आता है और उसे अपनी गिल्ड में आने का ऑफर देता है। क्योंकि वो एक टॉप रैंक गिल्ड थी, इसलिए वो तुरंत खुशी खुशी मान जाती है। बस जरा सी तारीफ सुनकर और अपने घमंड में आकर शाओ मेई बाकी सोसाइटी के इस जाल में फंस जाती है और उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। खुद पर बड़ा घमंड करते हुए वो लिन लुओ को कोसने लगती है कि उसने उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत कैसे की। तभी रिक्रूट करने वाला बंदा सीधे मुद्दे पर आता है और उससे लिन लुओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगता है। वो यहाँ रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है कि वे दोनों पहले साथ काम करते थे, लेकिन लिन लुओ ने उसकी मासूम फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया। रिक्रूटर बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए उससे पूछता है कि क्या वो लिन लुओ की किसी कमजोरी के बारे में जानती है। नफरत और जलन में अंधी होकर शाओ मेई तुरंत बता देती है कि वेन यूची नाम की लड़की ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ जब लिन लुओ शहर के ईस्ट स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा होता है, बाकी सोसाइटी का एक जासूस चुपके से उसका पीछा करने लगता है और अपनी गिल्ड को पल पल की खबर देता है। जासूस को उधर से मैसेज मिलता है कि गिल्ड ने एक नई लड़की को काम पर रखा है ताकि गिल्ड के ठरकी लड़कों का मन बहलता रहे। वो जासूस अपनी गिल्ड वालों से बात करते हुए बता रहा होता है कि कैसे वेन यूची लिन लुओ की कमजोरी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लिन लुओ ने उसे काफी पहले ही देख लिया था और अब वो उसकी पहचान पता लगाने की ताक में है। अब उस जासूस को नया ऑर्डर मिलता है कि वेन यूची के बारे में सब कुछ पता करो ताकि लिन लुओ को काबू में करने का कोई रास्ता मिल सके। वो फिर से लिन लुओ के पीछे चलने लगता है, लेकिन भाई उसके होश तब उड़ जाते हैं जब हमारा हीरो अचानक पीछे घूमकर सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन लिन लुओ उसका चेहरा देखने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाता। जासूस को लगता है कि चलो खतरा टल गया और लिन लुओ आगे निकल गया, पर उसे क्या पता था कि अगले ही पल सीधे जोजो स्टाइल में मुक्कों की बरसात उसके मुंह पर होने वाली है। ये हमारा ब्लैक एम्परर था,
जिसने बिना एक सेकंड गंवाए सीधे हाथ साफ करना शुरू कर दिया था। जासूस को अच्छे से ठिकाने लगाने के बाद लिन लुओ उससे पूछताछ शुरू करता है। लिन लुओ को पता था कि यह बंदा सूप की दुकान से ही उसके पीछे लगा है, इसलिए वो उसके कान के पीछे चेक करता है। वहां उसे एक पियर्सिंग मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि बाकी सोसाइटी का हाथ है। लेकिन टाइमलाइन बदलने के बाद भी उनका इतनी जल्दी सामने आना कुछ हजम नहीं हो रहा था। काफी पूछने के बाद भी वो जासूस हार मानने को तैयार नहीं होता और लिन लुओ को कोई जानकारी नहीं देता। जाहिर है वो बाकी सोसाइटी का एक खतरनाक हत्यारा था, जो काफी ढीठ होते हैं और इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलते। लिन लुओ समझ जाता है कि बातों से घी नहीं निकलने वाला, इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा लॉर्ड ऑफ विशेस को बुलाता है और विश मांगता है कि ये जासूस अपना सच उगल दे। लॉर्ड ऑफ विशेस तुरंत उसकी बात मानकर विश पूरी कर देता है। अब वो जासूस तोते की तरह बकने लगता है कि उसका नाम सुन लैंग है और वो बाकी सोसाइटी के हॉल मास्टर बाई होंगली का गुर्गा है। साथ ही वो बताता है कि शाओमेई ने गिल्ड को वैन यूची के बारे में सब बता दिया था, जिसके बाद उसे लिन लुओ को ट्रैक करने और उसकी क्रश के बारे में जानकारी जुटाने का काम मिला था। जब लिन लुओ को पता चलता है कि बाकी सोसाइटी ने शाओमेई का इस्तेमाल करके उसके सारे राज उगलवा लिए, तो उसे एहसास होता है कि उसने उस लड़की की नीचता को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। जासूस आगे बताता है कि वे लोग वैन यूची को किडनैप करके लिन लुओ को धमकाने वाले थे, ताकि वो बाई होंगली का पर्सनल कातिल बनने को मजबूर हो जाए। पिछली जिंदगी में बाई होंगली ने ही उस तबाही के तीसरे साल में वैन यूची की जान ली थी। लिन लुओ ने उस वक्त खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, ताकि वो बाई होंगली से अपना बदला ले सके। लेकिन इतनी मेहनत और खतरे उठाने के बाद भी उसका बदला अधूरा रह गया, क्योंकि उसका वो टारगेट किसी मॉन्स्टर के हाथों मारा गया था। पर इस बार जासूस को बेहोश करने के बाद लिन लुओ फैसला करता है कि वो बाकी सोसाइटी में वैन यूची को ढूंढने से पहले ही बाई होंगली का काम तमाम कर देगा। पूछताछ खत्म होते ही लिन लुओ ब्लैक एम्परर को उस जासूस की बॉडी को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो लॉर्ड ऑफ विशेस से पूछता है कि अगर वो वैन यूची को बाकी सोसाइटी से बचाने के लिए विश मांगे तो वो प्रोटेक्शन कब तक काम करेगी। विश ग्रांटर उसे बताता है कि अभी वो सिर्फ 24 घंटे की ही प्रोटेक्शन दे सकता है। ये जानकर लिन लुओ तय करता है कि उसे जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा, ताकि वो बाई होंगली को मारने लायक ताकतवर बन सके। उसे लगता है कि 24 घंटे का समय काफी रहेगा, इसलिए वो वैन यूची की सेफ्टी की विश मांगता है और सीधे सीक्रेट रेल्म के दूसरे लेवल की तरफ निकल पड़ता है। लिन लुओ सीक्रेट रेल्म के असैसिन अलायंस पहुंचता है, जो शहर के बीचों बीच तैरता हुआ एक विशाल क्रिस्टल है। राहत की बात यह थी कि वो पूरा इलाका एकदम सुनसान लग रहा था। वो अंदर कदम रखता है, इसी उम्मीद के साथ कि आगे का काम बिना किसी झंझट के हो जाए। अंदर जाते ही उसका सामना डेस्मंड माइल्स से होता है, जो देखने में काफी शरीफ और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रो असैसिन इंस्ट्रक्टर है। देखने से पता चलता है कि वो लेवल 30 का एक लोन रॉक थीफ है। लिन लुओ बड़ी तमीज से उसके ग्रीट करने का जवाब देता है, जिसके बाद डेस्मंड उसे बर्फीले मैदानों में भेज देता है, जहां उसे 30 स्नोमैन एंटलर्स और एक पेंगुइन किंग की चोंच लानी है। डेस्मंड उसे बर्फीले मैदानों के खतरों के बारे में वार्न भी करता है, लेकिन हमारे भाई का कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह 7वें आसमान पर था। मैदान में कदम रखते ही लिन लुओ को समझ आ जाता है कि असैसिन के सीक्रेट रेल्म का लेवल वॉरियर वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तेज बर्फीले तूफान के बीच अचानक एक लेवल 20 का ब्लैक स्नोमैन उसका रास्ता रोक लेता है। ये विशाल स्नोमैन उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन लुओ तो पहले से ही चौकन्ना था, इसलिए वो तुरंत ब्लैक एम्परर को बुलाकर खुद को बचा लेता है। लिन लुओ देखता है कि वो एंटलर्स असल में इस जाइंट स्नोमैन के शरीर पर लगे बड़े क्रिस्टल हैं, इसलिए वो ब्लैक एम्परर को उसे तोड़ने का ऑर्डर देता है। हमारा जोजो स्टाइल वाला समन बस एक ही जोरदार वार में उस स्नोमैन का काम तमाम कर देता है। हारने के बाद वो ब्लैक स्नोमैन पिघलकर बर्फ का ढेर बन जाता है। जैसे ही लिन लुओ उस एंटलर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वो और ब्लैक एम्परर चारों तरफ से काले स्नोमैन की एक पूरी फौज से घिर जाते हैं। अजीब बात तो ये थी कि पिघला हुआ ब्लैक स्नोमैन अब एक सफेद स्नोमैन में बदल चुका था। ये देखकर दोनों थोड़े हैरान जरूर होते हैं, लेकिन लिन लुओ ज्यादा परेशान नहीं होता। वो ब्लैक एम्परर को शांत करते हुए कहता है कि चाहे स्नोमैन सफेद हो या काला, हमारा काम तो इन्हें खत्म करना ही है। अब जब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लिन लुओ अपनी खंजर निकालता है और एक एक करके उन्हें खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि ये स्नोमैन काफी धीमे और बिना किसी तालमेल के लड़ रहे थे। दोनों मिलकर उन स्नोमैन की धज्जियां उड़ाने लगते हैं और एक एक शॉट में उन्हें ढेर करके ढेर सारे एंटलर्स इकट्ठा कर लेते हैं। लिन लुओ और ब्लैक एम्परर आपस में तालमेल बनाकर बड़े आराम से स्नोमैन की सेना का सफाया करने लगते हैं। हर एक हमला पिछले वाले से अलग था, जहां लिन लुओ कभी उनके हाथ पैर काटता तो कभी जमीन हिलाकर उनका बैलेंस बिगाड़ देता, और फिर ब्लैक एम्परर अपना आखिरी पंच मारकर उन्हें खत्म कर देता। ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है जब ब्लैक एम्परर जोश में आकर उनके सीने के आर पार हाथ निकाल देता है, ठीक वैसे ही जैसे अकाजा ने रेनगोकू के साथ किया था। लिन लुओ के पास जरूरत से ज्यादा यानी 37 एंटलर्स आ चुके थे, फिर भी ये स्नोमैन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये लगातार आ कहां से रहे हैं। असल में इस बर्फीले मैदान के बीचों बीच एक छोटा पेंगुइन किंग बर्फ के सिंहासन पर बैठा हुआ था,
जो लिन लुओ को थकाने के लिए लगातार स्नोमैन भेजे जा रहा था। वो छोटा पेंगुइन किंग बड़े मजे से रेड वाइन की चुस्की लेता है और मरे हुए ब्लैक स्नोमैन की आत्माओं को वापस बुलाने लगता है। लिन लुओ इनमें से एक उड़ती हुई आत्मा को पकड़ तो लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये बला क्या है। सारी आत्माएं मिलकर उस पेंगुइन किंग के हाथ में एक बड़ा गोला बन जाती हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो सभी ब्लैक स्नोमैन को दोबारा जिंदा कर देता है। वो एनर्जी पूरे मैदान में फैल जाती है और लिन लुओ के चारों तरफ पहले से भी ज्यादा स्नोमैन खड़े होने लगते हैं। इस अजीब ताकत के सोर्स को ढूंढने के लिए वो इधर उधर देखता है तो उसे एक बर्फीली पहाड़ी के ऊपर एक आइस बॉक्स दिखाई देता है, जहां से ये सारी आत्माएं निकल रही थीं। इन स्नोमैन के बार बार जिंदा होने का राज समझ आते ही लिन लुओ बिना देर किए उस पहाड़ी की तरफ दौड़ लगा देता है। रास्ता जल्दी तय करने के लिए ब्लैक एम्परर लिन लुओ को अपनी गोद में उठा लेता है और उन स्नोमैन की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए तेजी से भागता है। जैसे ही उस छोटे पेंगुइन किंग को अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ दिखता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। डर के मारे वो घबराया हुआ पेंगुइन अपने काले स्नोमैन को वापस बुलाने लगता है ताकि वो उसकी रक्षा कर सकें। मौका देखते ही लिन लुओ ब्लैक एम्परर को उसे सीधे पहाड़ी की चोटी की तरफ फेंकने का इशारा करता है। इससे पहले कि वो स्नोमैन वहां आकर घेरा बनाते, लिन लुओ सीधे पेंगुइन किंग के सिंहासन के सामने पहुंच जाता है। अपने खंजर के एक ही जोरदार वार से हमारा भाई उस पेंगुइन को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है, इससे पहले कि वो हिल भी पाता। मरने के बाद वो छोटा राजा पेंगुइन किंग की चोंच गिरा देता है और इसी के साथ हमारा ये मिशन पूरा हो जाता है। अपने लीडर के मारे जाते ही बाकी के सारे स्नोमैन भी बर्फ के ढेर में बदल जाते हैं। लिन लुओ सारी चीजें लेकर डेसमंड के पास वापस आता है, जो उसकी ताकत देखकर काफी खुश होता है। तभी वो असैसिन इंस्ट्रक्टर उसे कार्ड्स के रूप में 3 नॉर्मल सेकंड क्लास असैसिन प्रोफेशंस दिखाता है। ये थे रॉग, विंडरनर और डार्क अपोस्टल। लेकिन लिन लुओ की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक हिडन प्रोफेशन चुनने का मौका मिलता है, जिसका निशाना वो शुरू से लगाए बैठा था। पर इस जॉब चेंज के साथ एक बड़ा खतरा भी था। अगर ये फेल हुआ तो बंदे की जान भी जा सकती थी। डेसमंड के बार बार चेतावनी देने के बाद भी कि फेल होने पर मौत पक्की है, लिन लुओ ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इसका फायदा बहुत बड़ा है। डेसमंड लिन लुओ का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर हंस पड़ता है, लेकिन मन ही मन वो उसके इस हौसले की तारीफ भी करता है। लिन लुओ खुद को तैयार करता है। उसे पूरा भरोसा था कि जब पिछली जिंदगी में दूसरे लोग इसे कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं। डेसमंड प्रोसेस शुरू करते हुए उसे आखिरी बार याद दिलाता है कि भाई, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो लिन लुओ को वॉइड यानी शून्य में भेज देता है, जहां वो अपनी मर्जी का कोई भी हिडन प्रोफेशन चुन सकता था। हालांकि ऐसा कहते वक्त डेसमंड के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। खैर, लिन लुओ बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता है और वॉइड में पहुंच जाता है। वो अपने आसपास की जगह को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वहां छूने के लिए कुछ था ही नहीं, बस चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से रोशनी की 3 बड़ी किरणें निकलती हैं। ये तीनों किरणें अलग अलग हिडन प्रोफेशन को दिखा रही थीं। लिन लुओ पहले वाले के पास जाता है, जो आउटलॉ यानी बागी क्लास थी, जिसकी सलाह उसे लॉर्ड ऑफ विशेस ने दी थी। इसकी खासियत ये थी कि इससे यूजर को एक खास टाइटल मिलता था और लाइट और शैडो को एक साथ मिलाने की ताकत मिलती थी। साथ ही इसमें स्ट्रेंथ के लिए 2 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2 और एजिलिटी के लिए 6 पॉइंट मिल रहे थे। इसके बाद लिन लुओ दूसरे वाले को छूता है, जो शैडोलेस यानी बिना परछाई वाला क्लास था। इसकी खासियत ये थी कि यूजर शैडो क्लोन बना सकता था, परछाइयों को आपस में जोड़ सकता था और किसी की परछाई पर सीधे श्राप भी दे सकता था। ये प्रोफेशन स्ट्रेंथ में 3 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पॉइंट और एजिलिटी में पूरे 10 पॉइंट बढ़ा देता था। लिन लुओ को समझ आ जाता है कि इन रोशनी के रंगों का मतलब प्रोफेशन की क्वालिटी से है और शैडोलेस साफ तौर पर आउटलॉ से बेहतर था। तभी उसकी नजर आखिरी वाले पर पड़ती है, जो चमकीले सुनहरे रंग का था। ये साफ इशारा था कि यही सबसे बेस्ट है, इसलिए लिन लुओ इसे और ध्यान से देखने लगता है। ये प्रोफेशन था स्टॉर्म स्वॉर्ड मास्टर, जो कि एक लीजेंडरी क्लास थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये यूजर को सोनिक स्वॉर्ड ब्रेथ यानी आवाज की रफ्तार वाली तलवारबाजी देती थी। साथ ही एक खतरनाक गेल स्वॉर्ड बैरियर और बेहद खास इंटरस्टिस स्वॉर्ड ची भी। इसके स्टेट्स भी सबसे कमाल के थे, जिसमें स्ट्रेंथ के लिए 4 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2 और एजिलिटी के लिए पूरे 14 पॉइंट मिल रहे थे। अपने सामने अचानक एक लीजेंडरी क्लास को देखकर लिन लुओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने कभी इस क्लास के बारे में नहीं सुना था। वो इसे चुनने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर ये उसे मिल गई तो बाकी सोसाइटी का खात्मा करना उसके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि लॉर्ड ऑफ विशेस ने उससे ये बात क्यों छिपाई थी। अपने शक को दूर करने के लिए लिन लुओ तुरंत लॉर्ड ऑफ विशेस को बुलाता है, जो अपने मालिक के हुक्म पर खुशी खुशी हाजिर हो जाता है। बिना कोई वक्त गंवाए लिन लुओ सीधे उस चालू समन से पूछता है कि उसने अपने ही मालिक से झूठ क्यों बोला। चोरी पकड़े जाने पर वो चालाक समन शर्म के मारे अपना मुंह फेर लेता है। लॉर्ड ऑफ विशेस तुरंत सफाई देते हुए कहता है कि उसने आउटलॉ की सलाह सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि इन तीनों में से वही सबसे सेफ ऑप्शन था। लेकिन लिन लुओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए वो चालाक लॉर्ड तुरंत एक प्रोबेबिलिटी चार्ट खोलकर उसके सामने रख देता है। चार्ट में साफ दिख रहा था कि अगर लिन लुओ ने वो लीजेंडरी क्लास चुनी तो उसके बचने के चांस न के बराबर हैं। वहीं दूसरी तरफ भले ही रेयर क्लास में थोड़े बेहतर चांस थे,
पर उसमें भी जान जाने का पूरा खतरा था। इसलिए हिसाब लगाया जाए तो जॉब चेंज के लिए आउटलॉ ही सबसे सुरक्षित और सही रास्ता था। ये देखकर लिन लुओ को भी लगता है कि अपनी जगह लॉर्ड ऑफ विशेस बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने सबसे सेफ रास्ता चुना था। लेकिन इससे पहले कि वो खुश होता, लिन लुओ उसे याद दिलाता है कि भाई वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और सबसे सुरक्षित रास्ता चुनना साइड कैरेक्टर्स का काम होता है, जो ये समन भूल गया था। उसकी गलतफहमी दूर करते हुए लिन लुओ उसे वार्न करता है कि वो अपनी हद में रहे और उसके फैसले खुद न ले। उसका काम सिर्फ फायदे और नुकसान बताना है, फैसला लेना नहीं। लॉर्ड ऑफ विशेस तुरंत अपनी गलती मान लेता है और पीछे हट जाता, जिससे लिन लुओ उस खतरे से भरे लीजेंडरी प्रोफेशन की तरफ कदम बढ़ाता है। हमारा हीरो सुनहरी रोशनी के एक बड़े गोले के अंदर पालथी मारकर बैठ जाता है, जबकि उसके पीछे एक प्राचीन स्वॉर्ड मास्टर की विशाल परछाई दिखाई देने लगती है। वो समझ जाता है कि इस लीजेंडरी विरासत को पाने के लिए उसे तूफान और मौत के असली मतलब को गहराई से समझना होगा। जैसे ही वो पूरा ध्यान लगाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके सिर के पीछे एक जलती हुई खोपड़ी जैसी एनर्जी दिखाई देने लगती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो सीधे एक विजन यानी सपने जैसी दुनिया में पहुंच जाता है। इस विजन में सफेद बालों वाला एक योद्धा बादलों से घिरी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा होता है। वो बंदा उसे समझाता है कि एक सच्चे योद्धा को हमेशा अपनी तलवार और अपने दिल के प्रति वफादार रहना चाहिए। पहाड़ी के नीचे एक सुनसान जंग के मैदान में बिजली कड़क रही होती है और लाल झंडे के नीचे सैनिकों की एक विशाल सेना आगे बढ़ रही होती है। वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि भले ही मौत हमेशा उसके साथ चलती है, लेकिन उसे इस बात का कोई खौफ नहीं है। वो अपनी तलवार म्यान से निकालता है और हवा की आवाज को महसूस करते हुए सिखाता है कि हवा और तलवार दोनों एक ही हैं। फिर वो मास्टर पहाड़ी से नीचे कूदता है और अपनी बिजली से भरी तलवार को सीधे जमीन में घोंप देता है। इसके धमाके से वहां एक विशाल गड्ढा बन जाता है और ऐसी तगड़ी शॉकवेव निकलती है जो सारे दुश्मनों को उड़ाकर फेंक देता है। वो समझाता है कि तूफान की इस तलवार की ताकत हर वार के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तभी धुएं के बीच से एक कंकाल जैसा योद्धा निकलता है जो बची कुची सेना का सफाया करने लगता है। आखिर में वो मास्टर अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है और इसी के साथ लिन लुओ का स्टॉर्म स्वॉर्ड मास्टर बनने का सफर पूरा होता है। विजन खत्म होते ही लिन लुओ वापस खाली जगह पर आ जाता है और थकान के मारे उसका सिर नीचे झुक जाता है। लॉर्ड ऑफ विशेस भी सुनहरे कणों में बदलने लगता है और बताता है कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब उसे एक गहरी नींद में जाना होगा। उसके गायब होने के बाद हमारा हीरो पसीने से तरबतर होने के बावजूद अपना ध्यान भटकने नहीं देता। उसे समझ आ जाता है कि अब वो पूरी तरह से अकेला है। तभी अचानक उसका शरीर जवाब दे देता है और वो पीछे की तरफ उस अनंत अंधेरे में गिरने लगता है। उधर असली दुनिया में असैसिन अलायंस की बिल्डिंग में एक पोर्टल खुलता है और लिन लुओ सीधा मुंह के बल कारपेट पर आकर गिरता है। डेस्मंड पास ही खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और उसे गिरते हुए देखता है। वो बिना हिले डुले पड़े शरीर को देखता है और कहता है कि जवानी के घमंड की यही कीमत चुकानी पड़ती है। तभी हवा में एक सिस्टम स्क्रीन चमकती है और पूरी दुनिया में 4 बार यह अनाउंसमेंट गूंजती है कि दुनिया का पहला सेकंड ट्रांसेंडेंस प्लेयर मिल चुका है। डेस्मंड निराशा में अपना सिर हिलाता है और सोचता है कि अगर ये लड़का इतना लालची न होता और कोई आसान रास्ता चुनता तो शायद वो आज ये खिताब अपने नाम कर लेता। देर होने की वजह से उसे लगता है कि किसी और ने बाजी मार ली है। तभी अचानक लिन लुओ को खांसी आती है और वो खुद को फर्श से ऊपर उठाता है। उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखकर एक कमाल की मुस्कान देता है। डेस्मंड तो ये देखकर दंग रह जाता है कि ये लड़का अभी भी जिंदा है। हमारा हीरो आराम से पूछता है कि क्या सच में वो नंबर 1 का खिताब किसी और को मिला है। डेस्मंड का सारा घमंड हवा हो जाता है और वो हैरान होकर हमारे मुस्कुराते हुए हीरो को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने सच में अपना जॉब चेंज पूरा कर लिया है। डेस्मंड घबराकर सोफे पर बैठ जाता है और उसकी सिगरेट कारपेट पर गिर जाती है। वहीं हमारा लड़का मजे से एक लाल बोतल से कुछ पीने लगता है। डेस्मंड उससे पूछता है कि क्या वो कोई एडवांस स्टेमिना रिकवरी पोशन पी रहा है। लिन लुओ बोतल हटाकर अपना मुंह साफ करता है और तभी उसके चारों तरफ एक हरी रोशनी चमकने लगती है। डेस्मंड उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या उसने सिर्फ पोशन के दम पर यह जॉब चेंज कर लिया और आखिर उसने ये कमाल किया कैसे। लिन लुओ शांति से मुस्कुराता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ गर्मी महसूस हो रही है। डेस्मंड कुछ समझ पाता उससे पहले ही कारपेट पर गिरी सिगरेट से वहां आग लग जाती है। डेस्मंड दर्द के मारे सोफे से कूद पड़ता है और अपनी सुलगती हुई पैंट को बचाने की कोशिश करने लगता है। हमारा हीरो उसकी तरफ पीठ करके आगे बढ़ जाता है और सोचता है कि उसके पास फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। वो कॉन्फिडेंस के साथ सफेद पोर्टल की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि लॉर्ड ऑफ विशेस तो सो चुका है, इसलिए बाई होंगली को ढेर करने के बाद उसे समय का पूरा ध्यान रखना होगा। वो पोर्टल से बाहर कदम रखता है जहां रात के अंधेरे में चांद चमक रहा होता है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। कहने को है बातें पर मन में तब पता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।